गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पत्नी को सांस संबंधी बीमारी थी, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान रहती थी। दंपति के 3 बच्चे थे। दंपति का बड़ा बेटा विकास वन विभाग में अधिकारी था और वो हरिद्वार में रहता था। दंपति का छोटा बेटा विशाल घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और साथ ही साथ कोचिंग में पढ़ाता भी था। दंपति की सबसे छोटी बेटी रेखा बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। सभी रिश्तेदारों ने दंपति को उनके बड़े बेटे विकास की शादी करने की सलाह दी। इसलिए विकास के माता पिता बड़े बेटे के लिए लड़की देखने गए। उनके रिश्तेदारी में सभी लड़कों को उच्च दहेज के साथ ऊंचे घर की अच्छी बहू मिली थी। कुछ ऐसा ही रिश्ता वो दंपति भी अपने बड़े बेटे के लिए चाहते थे। माता और पिता दोनों की बड़ी बड़ी मांगों की सूची तैयार थी। एक दिन की बात है, जैसे ही वो दंपति अपने बड़े बेटे के लिए एक लड़की देखकर घर आए तो विकास के छोटे भाई विशाल ने अपनी माँ से पूछा कि माँ बताओ लड़की कैसी है। ये सुनकर विशाल के पिता ने गुस्से में कहा, लड़की तो हमने देखी ही नहीं। हमने लड़की के माता पिता को अपनी मांगे बताई तो उन्होंने हमें कह दिया हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, हम आपकी सभी मांगे तो पूरी नहीं कर सकते, अगर थोड़ा आप कम कर दें तो हम आगे बात चलाते हैं। बस तभी मैंने और तुम्हारी माँ ने लड़की देखने से मना कर दिया। हमने उन लोगों से कहा हमारा बेटा वन विभाग में अधिकारी है, हमें रिश्तों की कोई कमी नहीं। फिर वो लड़की के माता पिता कुछ भी न बोल सके और हम दोनों वहाँ से आ गए। ये सुनकर विकास का छोटा भाई विशाल निराश होकर बोला, माँ पिताजी आप दोनों ये क्यों नहीं समझते कि दहेज से ज़्यादा लड़की का अच्छा होना ज़रूरी है। ये सुनकर विशाल के पिता ने गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम्हारे भाई विकास की पढ़ाई पर हमने जो लाखों रुपए लगाए हैं उसका क्या, तुम इस बारे में कुछ ना ही बोलो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पास तो सरकारी नौकरी है नहीं तुम्हारे बड़े भाई की तरह। तुम्हें हमने कितनी बार कहा है कि रुपए पैसे देकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, रुपए तो हमें देने हैं, पर तुम हो कि तुम अपनी ज़िद पर अड़े हो। तुम्हारी ज़िद है कि खुद की मेहनत से तुम्हें नौकरी मिलेगी तो तुम करोगे। हम भी देखते हैं तुम अपनी मेहनत से नौकरी कैसे लेते हो। ये सुनकर विशाल ने अपने माता पिता से आगे कुछ भी नहीं कहा और वो अपने कमरे में चला गया, क्योंकि विशाल का सपना था कि वो एयरफोर्स में ही जाना चाहता था। साथ ही साथ वो एक अच्छी सोच वाला लड़का था। इसी अच्छी सोच की वजह से विशाल के घर में केवल उसकी बहन रेखा से ही बनती थी। इसीलिए विशाल अक्सर अपने कमरे में किताबों में खोया रहता था। घर में बड़े भाई विकास की शादी के लिए कई रिश्ते देखे गए, पर दहेज की मांग के चलते कोई भी रिश्ता विकास के माता पिता को पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ विकास अपनी नौकरी में व्यस्त था और उसने अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी अपने घर परिवार पर छोड़ दी। अब संयोगवश थोड़े ही समय के बाद विकास के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़की का नाम दामिनी था। दामिनी अपने पिता की इकलौती बेटी थी। जब रिश्ता पक्का हुआ तो विशाल बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी ही ये खबर विकास और अपनी छोटी बहन रेखा को बताई। ये सुनकर दोनों खुश हो गए। जल्दी ही विकास को बुलाकर रिश्ता पक्का करने की सारी रस्में पूरी की गई। दामिनी देखने में बहुत सुंदर थी। शादी के लिए 1 महीने के बाद का मुहूर्त निकाला गया। अब विशाल को रेखा को लेने के लिए भेज दिया गया। अब विशाल जैसे ही अपनी बहन रेखा को लेकर घर आया तो रेखा चहकते हुए अपने मार पिताजी के गले लग गई और कहने लगी, आज मैं सबसे पहले अपनी सबसे प्रिय सहेली सलोनी से मिलने जा रही हूँ। तो रेखा की माँ ने बेटी को रोकते हुए कहा, अरे जरा रुक, सलोनी से कह देना
समय निकाल कर जल्दी से घर की मदद करने के लिए आ जाए, क्योंकि मुझे मेरी बहू को देने के लिए सारा सामान तैयार करना है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब सलोनी समझदार लड़की है, वो सब अच्छे से करा देगी। साथ संगत जी, रेखा अपनी सहेली सलोनी से मिलने के लिए चली गई। सलोनी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में भी सलोनी बहुत होशियार थी। बचपन में ही सलोनी के माँ की मृत्यु हो गई और घर पर सलोनी और केवल उसके पिता थे, और उसके पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। विकास की शादी के लिए घर में रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया और रेखा शादी की खरीदारी करने के लिए अपने पिता और अपने दोनों भाइयों के साथ गई हुई थी। तभी सुमित्रा जी यानी विकास और विशाल की माँ सुमित्रा जी एक अलग कमरे में अपनी बहू दामिनी को देने के लिए कपड़े और गहने फैला कर बैठी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो दामिनी को क्या उपहार दे। तभी सुमित्रा जी के कानों में आवाज़ आई, नमस्ते मासी जी। जब सुमित्रा ने मुड़कर देखा तो सलोनी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। सलोनी को देख सुमित्रा जी के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब तुम बताओ मैं मेरी बहू को क्या उपहार दूं? तब सलोनी ने कहा, अरे मासी जी, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, लाइए मैं आपको बताती हूँ। सलोनी ने थोड़े ही समय में एक साड़ी और गहने अलग कर दिए और कहा, ये लीजिए, ये सारा सामान भाभी जी को ज़रूर पसंद आ जाएगा। सुमित्रा की चिंता भी दूर हो गई। शादी का दिन भी आ गया। सभी रिश्तेदार, घर परिवार के लोग तैयार थे। जैसे ही सुमित्रा जी तैयार होकर घर में आई तो उन्होंने सलोनी को देखकर कहा, तुम कब तैयार होगी? तब सलोनी ने कहा, मासी जी बस मैं जा ही रही हूँ। सलोनी जैसे ही तैयार होकर आई सब उसे देखते ही रह गए, क्योंकि सादगी में रहने वाली सलोनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेखा अपनी सहेली को देखकर हैरानी से बोली कि मैं इतने महंगे कपड़े पहनकर भी इतनी सुंदर नहीं लग रही जितनी तुम सुंदर लग रही हो। शादी हो गई। दामिनी बहू के रूप में घर में आ गई और दामिनी अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। इतना दहेज देखकर सभी लोगों की आंखें फैल गई। महंगी कार, महंगे गहने और कपड़े और भी बहुत सारा सामान। सभी सुमित्रा जी और उनके पति को इतनी अच्छी बहू मिलने की बधाई दे रहे थे और दामिनी घर में सभी के लिए कीमती उपहार लेकर आई थी। रेखा भी दामिनी से मिलकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे सभी मेहमान जाने लगे। शादी के 4 दिन बाद विकास को अपनी नौकरी पर जाना था। जब विकास जाने की तैयारी करने लगा तो दामिनी भी अपना सामान बांधने लगी। ये देखकर सुमित्रा जी ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो दामिनी? दामिनी ने कहा, मैं मेरे पति के साथ जा रही हूँ। ये सुनकर सुमित्रा जी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, अभी तो तुम्हारी शादी को 4 दिन हुए हैं, कुछ दिन तो हमारे पास रुक जाओ, फिर चली जाना। तब विकास ने कहा, माँ, दामिनी ने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि वो मेरे साथ ही रहेगी। सुमित्रा बोली, पर बेटा कम से कम मेरी बहू कुछ दिन तो मेरे पास रहती। मेरे भी कितने अरमान हैं मेरी बहू को लेकर। लेकिन सुमित्रा जी का दामिनी ने दहेज से मुंह बंद कर दिया था। अब सुमित्रा जी को दामिनी को भी अपने बेटे के साथ भेजना पड़ा और अगले ही दिन दामिनी पति विकास के साथ दहेज में मिली कार से चली गई। उनके जाने के बाद सुमित्रा जी उदास हो गई, पर उनकी उदासी की ना तो विकास को परवाह थी और ना ही दामिनी को। थोड़े दिनों के बाद रेखा भी हॉस्टल में चली गई। घर में कुछ दिनों की चहल पहल के बाद सन्नाटा छा गया। घर में बस अब सुमित्रा जी, उनके पति और विशाल रह गए थे। माँ की तबीयत खराब होने की वजह से विशाल ने घर के काम के लिए एक नौकरानी को भी लगा दिया, लेकिन सुमित्रा जी को नौकरानी का काम पसंद नहीं आता था और अक्सर ही सुमित्रा जी काम वाली को कुछ बातें सुना दिया करती थी। जब पड़ोस की कुछ महिलाएं सुमित्रा जी को मिलने के लिए आई तो सभी ने उनसे कहा, अब तुम विशाल की शादी कर दो। तब सुमित्रा जी बोली, अब तो मुझे बहू से कोई उम्मीद नहीं, समय बदल गया है,
आने वाली बहू को परिवार में केवल अपना पति ही नजर आता है, सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं। अब वो जमाना गया जहाँ बहुएं अपनी सास की सेवा किया करती थी। आजकल तो बहू अपने बहू होने का दायित्व निभाए बिना ही सास में कमियां निकाल देती हैं और कहती हैं कि हमारी सास हमें बेटे की तरह नहीं समझती। अब इस बात को 2 साल यूं ही बीत गए। विकास और दामिनी मेहमानों की तरह आते और फिर चले जाते। विशाल ने भी अपनी भर्ती के लिए एक परीक्षा दी और आगे की तैयारी में लग गया, पर माँ पिताजी की सेवा और पढ़ाई दोनों साथ करना मुश्किल हो रहा था। सुमित्रा जी के अरमान दिल में ही रह गए। एक दिन सलोनी के पिता सुमित्रा जी के घर पर आए और सलोनी की शादी का कार्ड देते हुए बोले, आप सभी लोग सलोनी की शादी में ज़रूर आइएगा। तब सुमित्रा जी ने अपने छोटे बेटे विशाल को कहा, सलोनी के पिता खुद आकर हमें बुला कर गए हैं, हम तो शादी में नहीं जा पाएंगे, तुम शादी में चले जाना। अब विशाल शादी में जाने के लिए तैयार हो गया। विशाल के जाने के बाद सुमित्रा जी और उनके पति एक साथ बैठकर बातें करने लगे। तब सुमित्रा जी के पति ने बताया कि दामिनी के पिताजी ने विशाल के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया है, बस विशाल की नौकरी लग जाए। ये सुनकर सुमित्रा जी ने पूछा कि क्या वो लोग हमें ज़्यादा दहेज दे पाएंगे? तब सुमित्रा जी के पति गोपाल जी ने कहा, हाँ हाँ, वो बड़े घर की लड़की है, हमारे छोटे बेटे को बहुत दहेज मिलेगा। ये सुनकर सुमित्रा का चेहरा खिल गया। थोड़े ही पल में उनकी आंखों के सामने कीमती चीज़ें घूमने लगी। थोड़ी देर के बाद काम वाली बाई आई। आज विशाल की शादी की बात सुनकर सुमित्रा जी खुश थी, तो उन्होंने काम वाली बाई को भी कुछ नहीं कहा। काम वाली बाई ने जल्दी से सारा काम खत्म किया और दोनों के लिए खाना बना दिया। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे, दरवाजे की घंटी बजी। काम वाली बाई ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सामने का दृश्य हैरान कर देने वाला था। काम वाली बाई ने सुमित्रा जी को आवाज़ लगाई और कहा, मालकिन जल्दी आइए। सुमित्रा जी और गोपाल जी दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि उनके सामने विशाल और सलोनी गले में फूलों का हार पहने खड़े थे। सुमित्रा जी ने कहा, ये क्या मजाक है? विशाल, तुम तो सलोनी की शादी में गए थे, तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आ गए? और शादी कोई मजाक है क्या? तुमने इतने छोटे घर की लड़की से शादी कैसे कर ली और मैं इसे बहू कैसे मान लूँ? तब विशाल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पहले आप लोग मेरी बात सुनिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए और फिर परिस्थिति को समझिएगा। सुमित्रा जी ने सलोनी के लिए बहुत ही कड़वे शब्द बोले। सलोनी लगातार रोई जा रही थी। इसीलिए काम वाली बाई सलोनी को एक दूसरे कमरे में ले गई। तब विशाल ने अपने माँ और पिता से कहा, मैं क्या करता पिताजी? सलोनी दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी, सब लोग बारात का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मास्टर जी के पास एक फ़ोन आया कि जिस लड़के से सलोनी की शादी होने वाली है, वो लड़का शादी से इनकार कर रहा है, वो ये शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर सलोनी के पिता सदमे में आ गए। उन्होंने ये बात केवल मुझसे और कुछ दोस्तों से कही। उन्होंने कहा, इतना कर्ज लेकर मैंने बेटी की शादी की तैयारी की थी, अब जो लड़की दुल्हन बनकर बैठी हो उसकी बारात ही ना आए तो ऐसे में लोग न जाने क्या क्या बातें करेंगे। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मैं क्या करूं? इतना बोलकर सलोनी के पिता रोने लगे। रोते रोते वो बेहोश हो गए। सलोनी को जब ये पता चला तो वो बहुत ही परेशान हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, सलोनी के पिता की ये हालत सदमे की वजह से हुई है, पर यह सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सभी मेहमान वहीं बैठे थे। तब मैंने ही सलोनी के पिता से कहा, अगर आप मुझे सलोनी के लायक समझें तो मैं अभी सलोनी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात से मास्टर जी को उम्मीद की किरण और जीने की राह नजर आई और सभी लोगों को ये बात ठीक लगी। लेकिन सलोनी शादी के लिए मना कर रही थी। फिर मास्टर जी ने अपनी बेटी सलोनी से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन इस दुनिया में रह पाऊंगा, तुम अच्छे घर में चली जाओ तो मुझे तसल्ली होगी। तब सलोनी बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा।
फिर मेरी और सलोनी की शादी हो गई। तब सुमित्रा जी ने गुस्से में कहा, तू अपनी समाज सेवा के चक्कर में किसी भी मुसीबत को क्या गले में डाल लेगा। तब गोपाल जी ने अपनी पत्नी को समझाया, जो होना था वो हो गया, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। ऐसा करते हैं, रेखा को बुला लेते हैं और कल विकास को भी फ़ोन कर देते हैं। सारी बात होने के बाद विशाल अपने कमरे में पहुंचा। वहां पर सलोनी ने विशाल को कहा कि मेरी ही वजह से आपको ये सब सहन करना पड़ रहा है। तब विशाल ने सलोनी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे माँ और पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत जल्दी ही तुम्हें भी अपना लेंगे। तभी सुमित्रा जी गोपाल जी से कहने लगी, छोटे घर की लड़की को मैं बहू नहीं मानूंगी। सलोनी भी समझ गई कि सास ससुर का दिल जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगले 2 दिन के बाद विकास और दामिनी भी आ गए। रेखा भी घर पर आ गई। जब रेखा को पता चला तो रेखा बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी सहेली अब उसकी भाभी बन गई थी। घर में सभी रिश्तेदारों के लिए एक पार्टी रखी गई। सभी लोग सलोनी की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर दामिनी को बहुत बुरा लग रहा था। पार्टी खत्म हुई। सुमित्रा जी बहुत ही ताने मारती हुई सलोनी को बात बात पर दामिनी के लाए हुए दहेज का घमंड दिखा रही थी। पर सलोनी ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। रेखा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी माँ उसकी सहेली को ये बातें सुना रही है। अब तो सलोनी ने जल्दी ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सलोनी ने अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर सुमित्रा जी के मुंह से छोटे घर की ये ताना कभी बंद नहीं हुआ। हर काम में सलोनी के सुमित्रा जी कोई ना कोई कमी निकाल देती थी। अब सलोनी की सेवा की वजह से सुमित्रा जी की तबीयत ठीक होने लगी। सलोनी को अपनी सास के बारे में सब पता चल चुका था, जबकि सुमित्रा जी की बड़ी बहू दामिनी को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी सास को क्या बीमारी है। सुमित्रा जी के स्वास्थ्य में सुधार देखकर डॉक्टर भी बहुत खुश थे। कुछ ही समय के बाद विशाल का भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। उसने परीक्षा पास कर ली और अब विशाल को ट्रेनिंग पर जाना था। ये सुनकर सलोनी बहुत खुश थी। जब भी विकास और दामिनी घर पर आते तो सलोनी उन दोनों की भी खूब सेवा करती। और फिर विशाल ट्रेनिंग पर चला गया। सलोनी ने पीछे अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाए। ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद विशाल घर आया। पूरे घर परिवार के लोग वहाँ बैठे थे। अब विशाल को अपनी नौकरी के लिए जोधपुर जाना था। ये सुनकर रेखा बहुत खुश हुई। कहने लगी, अब तो सलोनी भाभी भी मेरे भाई के साथ जाएंगी। ये सुनकर दामिनी बोली, सलोनी क्यों जाएगी? अगर सलोनी चली गई तो माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? ये सुनकर रेखा हंसने लगी। कहने लगी, भाभी आपको कब से माँ की परवाह होने लगी? आपको तो ये भी नहीं पता माँ को क्या बीमारी है। सलोनी भाभी आपके बाद आई हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे घर परिवार को अपना लिया। ये सुनकर दामिनी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वो कहने लगी कि मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, सारी मांगे मैंने पूरी की थी। मेरे पिताजी ने तुम्हारे माता पिता की हर एक बात को माना। तभी रेखा भी बोल पड़ी, ठीक कहा भाभी, उसी दहेज की मांग करने की सजा ही तो मेरे माता पिता को मिल रही है। उन्होंने तो एक बेदिन बहू का सुख नहीं देखा। आज तक आपने हाथ का बना हुआ खाना तो दूर, पानी तक मेरे माता पिता को नहीं दिया। मेरी माँ इतनी बीमार रही, मेरी छोटी भाभी और छोटा भाई माँ की सेवा करते रहे, पर आप लोगों को तो कोई परवाह ही नहीं थी। तभी ये सुनकर विकास ने गुस्से में अपनी बहन रेखा से कहा कि क्या तुम्हें अपनी भाभी से बात करने की तमीज़ नहीं? तब सलोनी ने रेखा को चुप कराते हुए बोला कि तुम्हें अपनी भाभी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तब सलोनी ने खुद ही कहा, मैं विशाल जी के साथ नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर रहकर माँ और पिताजी की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई। आज मुझे जो मेरी माँ मिली है उन्हें मैं कहीं पर छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये सुनकर सुमित्रा जी का दिल पसीज गया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। दामिनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। अब एक दिन सुबह के समय गोपाल जी के छोटे भाई के घर पर कोई कार्यक्रम था। गोपाल जी और उनकी बेटी रेखा
दोनों वहां जाने के लिए चले गए। विकास और दामिनी तो हरिद्वार जा चुके थे। घर में सलोनी और सुमित्रा जी अकेली थी। अचानक से सुमित्रा जी का पांव फिसला और उनके हाथ और पांव में चोट आ गई। गिरने की आवाज़ सुनकर सलोनी भाग कर आई और अपनी सास की ये हालत देखकर घबरा गई। जल्दी से सहारा देकर सलोनी ने माँ को उठाया। सुमित्रा जी ने कुछ भी नहीं बोला, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। फिर सलोनी ने सबसे पहले विशाल को फ़ोन किया। विशाल ने कहा, तुम एम्बुलेंस बुलाओ, मैं अभी आता हूँ। सलोनी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फिर सलोनी ने गोपाल जी को सारी बात बताई। वो लोग अभी रास्ते में ही थे। तभी गोपाल जी ने विकास को फ़ोन किया तो विकास ने कहा, पिताजी मैं तो नहीं आ सकता, जितने रुपयों की ज़रूरत हो बता देना, हम लोग तो 2 दिन बाद आ जाएंगे। अब विकास की बात सुनकर गोपाल जी का मन बहुत दुखी हुआ। वो मन ही मन सोचने लगे कि आज हमारे बेटे विकास को अपनी नौकरी माँ से ज़्यादा प्यारी हो गई। बड़े बेटे की तरफ से गोपाल जी का मन बहुत ही उदास हो गया। अब गोपाल जी और विशाल सबको आने में बहुत समय लगता। सलोनी ने एम्बुलेंस आते ही सुमित्रा जी को अस्पताल पहुंचाया। वहां जाकर जब उनकी जांच हुई तो पता चला इनकी जान को कोई खतरा नहीं, पर इनके हाथ में चोट आने की वजह से हाथ की एक हड्डी टूट गई है, इसीलिए ऑपरेशन करना होगा। सलोनी ने सभी औपचारिकताएं पूरी की और सुमित्रा जी को भर्ती करवा दिया। और शाम तक गोपाल जी और रेखा भी आ गए और सलोनी ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगले ही दिन विशाल भी आ गया और वो सीधा अस्पताल पहुंचा माँ को देखने के लिए। गोपाल जी ने कहा, बेटा तू इतनी दूर से आ गया और तेरा भाई विकास जो कि इतनी पास हरिद्वार में रहता है वो नहीं आया। तेरे भाई को तो तेरी माँ की कोई चिंता नहीं। जब सुमित्रा जी को होश आया, सबको सामने देख सुमित्रा जी ने पूछा, क्या विकास और दामिनी नहीं आए? तब विशाल ने कहा, माँ भैया तो आने की जिद कर रहे थे, मैंने ही उन्हें कह दिया मैं यहाँ हूँ तो वो लोग अपना काम पूरा करके आ जाएं। गोपाल जी की आंखों में आंसू आ गए और सुमित्रा जी को 6 दिन अस्पताल में भर्ती रहना था। अब सुबह सवेरे सलोनी घर का सारा काम करती और रात को अस्पताल में जागती भी थी। रेखा भी अपने पिता की वजह से कुछ दिन घर पर ही रह गई। रात में ना सो पाने की वजह से सलोनी की तबीयत भी खराब होने लगी। 3 दिन के बाद विकास और दामिनी आ गए। तब गोपाल जी ने दामिनी से कहा, अब तुम आ गई हो, एक रात तुम अस्पताल में रुक जाना और इस रात को सलोनी घर पर आराम कर लेगी। ये सुनकर दामिनी कहने लगी, पिताजी मैं यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि मैं सफ़र से थक कर आई हूँ और दवाइयों की महक भी मुझसे सहन नहीं होती। ये सुनकर रेखा ने कहा, भाभी मुझे तो पहले ही पता था आप यही बोलोगी। सलोनी भाभी को देखिए, इतनी रातों से वो सोई नहीं है, फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं की। विकास ने भी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा, दामिनी की तबीयत ठीक नहीं तो ये अस्पताल में कैसे रुकेगी? तब सलोनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही रुक जाऊंगी। सुमित्रा जी और गोपाल जी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सबके जाने के बाद सुमित्रा जी ने अपने पति गोपाल जी से कहा, हमने तो दहेज के लालच में अपने बेटे को ही बेच दिया। अब तो हमारा बेटा हमारा नहीं रहा। सलोनी के रूप में हमें बेटी मिली है। मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा, पर उसने कभी भी मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। सुमित्रा जी की हालत में सुधार देख डॉक्टर ने उन्हें घर पर आराम करने को कहा। अब विशाल को भी अपनी नौकरी पर वापस जाना था, तो विशाल ने एक पुरानी कार खरीद ली। कार देखकर गोपाल जी ने कहा, ये कार तुम क्यों लेकर आए हो? विशाल कहने लगा, पिताजी अभी मेरे पास इतने रुपए नहीं थे कि मैं नई कार खरीदता। ये कार आप लोगों के लिए है, मैंने ड्राइवर कर दिया है। जब कहीं भी आपने जाना हो तो आप चले जाना, क्योंकि माँ को बार बार अस्पताल ले जाना होगा। अब कार देखकर रेखा और सलोनी बहुत खुश हुई। रेखा ने कहा, यह आपने ठीक कहा भैया। फिर रेखा ने सलोनी से कहा, चलो भाभी हम अपनी कार देखते हैं। अब दामिनी इस बात पर ताना देते हुए कहने लगी, हाँ हाँ बैठ जाओ पुरानी कार में, महंगी और नई कार हर किसी के नसीब में कहाँ।
अब रेखा ने तुरंत ही इसका जवाब देते हुए कहा, हाँ भाभी, सही कहा आपने। अपने पति की कमाई की पुरानी कार में बैठने का सुख हर किसी के नसीब में कहा। कुछ लोगों को तो दहेज के भीख में मिली हुई कार से ही काम चलाना पड़ता है। ये सुनकर दामिनी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। जब सुमित्रा जी ठीक हुई तब उन्होंने सोने के 2 कंगन निकालकर सलोनी को दिए और कहा, ये मेरी सास ने मुझे दिए थे क्योंकि उन्हें मेरी सेवा भाव के कारण मुझ में बहू नहीं अपनी बेटी नजर आती थी, इसलिए अब ये कंगन मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। सलोनी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सलोनी को सुमित्रा जी ने गले से लगा लिया क्योंकि सुमित्रा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। विशाल जब जाने के लिए तैयार हुआ तो सुमित्रा जी ने सलोनी को भी विशाल के साथ जाने के लिए बोल दिया। सलोनी के मना करने के बाद भी सुमित्रा जी ने कहा, बेटा, अब तुम्हें अपना जीवन विशाल के साथ खुशी खुशी बिताना चाहिए। अब सलोनी कुछ समय विशाल के साथ और कुछ समय अपने ससुराल में बिताती थी। समय बीतने के साथ रेखा की भी शादी हो गई। विकास और दामिनी दोनों अलग घर में ही रहते थे। वो लोग तो घर पर अब बहुत कम आते थे। सलोनी को पाकर सुमित्रा जी और गोपाल जी की सोच बदल गई थी। उनकी सोच बदली कि बहू ऊंचे और बड़े घर की नहीं बल्कि ऊंचे गुणों और ऊंची सोच वाली होनी चाहिए। साथ संगत जी, आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।